नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चित्तौड़ की उस ज्वाला की कहानी सुनी, जहां रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था। हमने राणा रतन सिंह और उनके वीर सेनापतियों गोरा और बादल के उस अद्वितीय बलिदान को देखा, जो आज भी राजपूताना के गौरव का प्रतीक है। रणथंभौर 1301 और चित्तौड़ 1303 की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत का निर्विवाद सुल्तान बन चुका था। राजपूताना के सबसे बड़े किले उसके कदमों में थे और संगठित प्रतिरोध की कमर टूट चुकी थी। अलाउद्दीन ने खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहना शुरू कर दिया था, और उसकी भूख अब सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। उसकी नजरें अब विंध्याचल के पहाड़ों के पार थीं, उस रहस्यमयी और सोने से लदे दक्षिण भारत पर, जहां के राज्यों ने सदियों से अपार धन संपत्ति जमा की थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां दिल्ली के सुल्तानों की तलवार अभी तक नहीं पहुंची थी। इस सपने को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन को एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो उसी की तरह क्रूर, महत्वाकांक्षी और पूरी तरह से वफादार हो। और उसे वो सेनापति मिला, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी किसी भी कल्पना से ज्यादा नाटकीय है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गुजरात के बाजारों में एक गुलाम के तौर पर बिका था और अपनी काबिलियत और क्रूरता के दम पर दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली जनरल बन गया। आज हम उसी के तूफानी अभियानों की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है 1000 दीनारी मलिक काफूर की और दक्षिण भारत पर उसके कहर की। मलिक काफूर की कहानी 1299 में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान शुरू होती है। वो मूल रूप से एक हिंदू था जिसे खिलजी की सेना ने पकड़ लिया था। उसकी सुंदरता और काठी को देखकर सुल्तान के सेनापति नुसरत खान ने उसे 1000 दीनार में खरीद लिया, और इसी वजह से उसका नाम 1000 दीनारी पड़ गया। दिल्ली पहुंचकर काफूर ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसकी बुद्धिमता, सैन्य कौशल और सुल्तान के प्रति अटूट वफादारी ने अलाउद्दीन को बहुत प्रभावित किया। अलाउद्दीन एक चतुर शासक था। वो जानता था कि तुर्क अमीर हमेशा साजिशें करते रहते हैं और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जिसका अपना कोई परिवार, कोई कबीला या कोई राजनीतिक आधार ना हो, जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सुल्तान पर निर्भर हो। काफूर, एक परिवर्तित गुलाम, इस भूमिका के लिए एकदम सही था। कुछ ही सालों में काफूर सुल्तान का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। अलाउद्दीन ने उसे मलिक नायब यानी साम्राज्य के उपशासक का पद दिया और उसे उस मिशन पर भेजा जो दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने पहले कभी पूरा नहीं किया था: दक्षिण भारत की विजय। काफूर के दक्षिणी अभियानों की शुरुआत हुई देवगिरी के यादव राज्य से। देवगिरी का राजा रामचंद्र देव वही राजा था जिसे अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पहले 1296 में हराया था और एक वार्षिक कर देने के लिए मजबूर किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजा रामचंद्र ने दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया था। यही नहीं, उसने गुजरात के भागे हुए राजा कर्ण को भी अपने यहाँ शरण दे रखी थी। ये अलाउद्दीन के लिए एक खुली चुनौती थी। 1307 में मलिक काफूर एक विशाल सेना लेकर देवगिरी पर चढ़ाई करने के लिए निकला। राजा रामचंद्र ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे काफूर की सेना के सामने टिक नहीं सके। उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। सबको लगा कि अब राजा रामचंद्र का अंत निश्चित है, लेकिन यहां अलाउद्दीन ने अपनी क्रूरता की जगह एक चतुर राजनीतिक चाल चली। उसने रामचंद्र के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसे राय रायण यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी, उसे सोने का छत्र भेंट किया और उसे सम्मान के साथ वापस देवगिरी का राजा बना दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस व्यवहार से अलाउद्दीन ने रामचंद्र को अपना एक वफादार सहयोगी बना लिया। अब देवगिरी दिल्ली सल्तनत का दुश्मन नहीं, बल्कि दक्षिण में उसके अभियानों के लिए एक सुरक्षित और मददगार अड्डा बन गया। राजा रामचंद्र अपनी मृत्यु तक दिल्ली के वफादार बने रहे। देवगिरी को अपना अड्डा बनाने के बाद काफूर का अगला निशाना था तेलंगाना का काकतीय साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी वारंगल।
उस समय वहां राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। वारंगल अपने धन, समृद्धि और सबसे बढ़कर अपने अभेद्य किले के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहीं की गोलकुंडा खदानों से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोह-ए-नूर निकला था। जनवरी 1310 में काफूर ने वारंगल के किले को घेर लिया। ये किला दोहरी दीवारों से सुरक्षित था, बाहरी दीवार मिट्टी की और भीतरी दीवार पत्थर की। काकतीय वीरों ने महीनों तक डटकर मुकाबला किया। उन्होंने किले के ऊपर से पत्थर और आग बरसाकर खिलजी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन काफूर एक जिद्दी सेनापति था। उसने घेराबंदी जारी रखी। जब महीनों बाद किले के अंदर रसद खत्म होने लगी और हार निश्चित हो गई, तो राजा प्रताप रुद्र ने संधि के लिए संदेश भेजा। उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और एक विशाल खजाना हर्जाने के रूप में देने का वादा किया। इस खजाने में 100 हाथी, 7,000 घोड़े और अनगिनत सोने, चांदी और जवाहरात शामिल थे। और इसी खजाने के साथ उन्होंने वो बेशकीमती हीरा भी काफूर को सौंप दिया, जिसे आज दुनिया कोह-ए-नूर के नाम से जानती है। काफूर का मकसद राज्य पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे लूटना था। उसने संधि स्वीकार की और उस अपार दौलत के साथ दिल्ली लौट आया। कहा जाता है कि जब ये खजाना दिल्ली पहुंचा तो उसे ले जाने के लिए 1000 ऊंटों का इस्तेमाल किया गया था। वारंगल की जीत ने काफूर की भूख को और बढ़ा दिया। अब वो भारत के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहता था। 1311 में उसने अपना सबसे लंबा और सबसे विनाशकारी अभियान शुरू किया। उसका पहला निशाना था कर्नाटक में होयसल साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। वहां के राजा वीर बल्लाल तृतीय उस समय एक पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध में व्यस्त थे। काफूर ने इस मौके का फायदा उठाया और अचानक राजधानी पर हमला कर दिया। वीर बल्लाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिल्ली की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। द्वार समुद्र से काफूर को पता चला कि सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य में 2 भाइयों वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच गद्दी के लिए गृहयुद्ध चल रहा है। सुंदर पांड्य ने अपने भाई को हराने के लिए काफूर से मदद मांगी। ये काफूर के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने पांड्य साम्राज्य पर हमला कर दिया। वीर पांड्य राजधानी मदुरै से भाग गया। काफूर ने एक एक करके पांड्य साम्राज्य के सबसे अमीर और सबसे पवित्र मंदिर शहरों को लूटा। उसने चिदंबरम, श्रीरंगम और मदुरै के भव्य मंदिरों को तोड़ा और वहां सदियों से जमा सोने और जवाहरात को लूट लिया। कहा जाता है कि इस एक अभियान में उसे 500 से ज्यादा हाथी, हजारों घोड़े और इतना सोना चांदी मिला जो उसकी पिछली सभी लूटों से ज्यादा था। मलिक काफूर अब भारत के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम तक पहुंच चुका था। उसने वहां एक मस्जिद बनवाकर अपनी विजय का प्रतीक स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत का परचम पहली और आखिरी बार हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरे भारत पर लहरा रहा था। मलिक काफूर के इन अभियानों ने दक्षिण भारत के सदियों पुराने साम्राज्यों को तबाह कर दिया। यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य सभी या तो खत्म हो गए या दिल्ली के अधीन हो गए। हर तरफ अराजकता और निराशा का माहौल था। लेकिन इसी विनाश की राख से एक नए प्रतिरोध का जन्म होने वाला था। कहानी है 2 भाइयों हरिहर और बुक्का की। ये दोनों भाई काकतीय राजा प्रतापरुद्र के खजाने में अधिकारी थे। जब 1323 में तुगलक सेना ने वारंगल पर अंतिम हमला किया तो इन दोनों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। वहां उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। कुछ साल बाद जब दक्षिण में विद्रोह भड़के तो दिल्ली के सुल्तान ने इन दोनों भाइयों को उनकी काबिलियत को देखते हुए विद्रोह को कुचलने और वहां सल्तनत का शासन स्थापित करने के लिए वापस भेजा। लेकिन अपनी मातृभूमि पर वापस लौटकर उनका खून फिर से जाग उठा। वे एक महान संत और विद्वान गुरु विद्यारण्य के संपर्क में आए। गुरु विद्यारण्य ने उन्हें अपनी जड़ों की याद दिलाई, उन्हें हिंदू धर्म में वापस दीक्षित किया और उन्हें एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। 1336 में हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए शहर की नींव रखी, विजयनगर, यानी जीत का शहर। ये छोटा सा राज्य अगले 200 से भी ज्यादा सालों तक दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा रहा। ये इतिहास का एक अद्भुत मोड़ था,
जिन दो भाइयों को सल्तनत ने अपना गुलाम बनाकर भेजा था, वे ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और उन्होंने इतिहास के सबसे महान हिंदू साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के जरिए लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो अपनी ताकत के शिखर पर था। दिल्ली की सल्तनत इतनी बड़ी और शक्तिशाली पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन सत्ता का शिखर अक्सर पतन की शुरुआत भी होता है। अलाउद्दीन के आखिरी दिन बीमारी, पैरानोया और साजिशों में बीते। जिस मलिक काफूर ने उसे पूरा हिंदुस्तान जीत कर दिया, वही अब सुल्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे खिलजी वंश का नाटकीय और खूनी अंत। अलाउद्दीन की मौत कैसे हुई, मलिक काफूर का क्या हश्र हुआ। हम जानेंगे कि कैसे खिलजियों के विनाश के बाद दिल्ली के तख्त पर एक नया वंश काबिज हुआ, तुगलक वंश। और हम मिलेंगे उसके पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से और फिर उसके बेटे, भारतीय इतिहास के सबसे बुद्धिमान लेकिन सबसे सनकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से। और राजपुताना में चित्तौड़ की राख से एक नया नायक जन्म ले रहा था, एक ऐसा वीर जो न सिर्फ चित्तौड़ को आजाद कराएगा बल्कि दिल्ली के सुल्तान को भी बंदी बना लेगा। हम कहानी शुरू करेंगे मेवाड़ के उद्धारक राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया की। संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जानने के लिए देखिए भारत के वीर का अगला एपिसोड। अगर आप भारत के इन महानायकों की सच्ची और अनसुनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।